नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एहसास तेरी मोहब्बत का। शादी के मंडप में लड़का लड़की जो दुल्हन दूल्हे के लिबास में और पवित्र अग्नि के चारों ओर शादी के फेरे ले रहे हैं। पंडित जी के शादी के पवित्र मंत्र बोल रहे हैं। कन्या की मांग में सिंदूर भरिए और मंगलसूत्र पहनाइए, पंडित जी वर को बोलते हैं। लड़का लड़की की मांग में सिंदूर लगाता है और लड़की की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं। फिर लड़का उसे मंगलसूत्र पहनाता है। अब से आप दोनों पति पत्नी हुए, पंडित जी बोलते हैं। वो दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। एक कमरे जो फूलों से खुशबूदार मोमबत्ती और रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ है, उस कमरे में रखा किंग साइज बेड को गुलाब के फूलों और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया हुआ है। उस बेड के बीचों बीच दुल्हन का लिबास पहने वो लड़की अपनी पलकें झुकाई बैठी होती है। उसके चेहरे से उसकी घबराहट का पता चल रहा है। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लंबा और चौड़ा शख्सियत वाला लड़का ब्लू जीन्स और ब्लैक जैकेट पहने उस कमरे के अंदर आता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। उस बेड पर बैठी लड़की को देखकर उस लड़के की आंखों में चमक आ जाती है। आखिर मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया, लड़का उस लड़की की ओर देखते हुए कहता है। आवाज़ सुनकर लड़की सामने नज़र उठाकर सामने देखती है तो उसके सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान रह जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? लड़की गुस्से में बोलती है। उफ़ यार, तुम गुस्से में भी कहर ढा रही हो। तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी इन्हीं कातिल अदाओं पर ही फिदा होकर मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता हूँ, लड़का अपने सीने पर हाथ रखकर बोलता है। लड़की गुस्से में उस लड़के के पास आकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती है और उसके पीछे की ओर धक्का देती है और उसके साइड से निकलकर बाहर जाने लगती है। लड़का जो उसके थप्पड़ मारने से गुस्से में पागल हो जाता है, वह जल्दी से जाकर लड़की की बाजू पकड़ उसे खींचते हुए बेड पर लाकर फेंक देता है। अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और आज रात के बाद तुम्हें ये बात अच्छे से समझ जाएगी, लड़का उस लड़की के ऊपर झुकते हुए कहता है। बानी और ऋषभ, एक 2 मंजिला मकान जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस उस घर में रहने वालों के लिए काफ़ी था। उस घर के मुख्य दरवाजे पर लिखा था मिश्रा हाउस। पूजा घर में एक लड़की जिसकी आरती की आवाज़ के साथ मिश्रा भवन में सुबह की शुरुआत होती है, वो आरती कर रही होती है और आरती होने के बाद वह लड़की मंदिर में अपना माथा टेकने के बाद पीछे मुड़ती है। ये है बानी मिश्रा। उम्र 23 साल, लंबा कद, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, लंबे काले बाल और बला की खूबसूरत। और सब ये खूबसूरत है इसी का दिल जो बस हर किसी के लिए हमेशा अच्छा चाहता है। बानी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। उसका हमेशा से सपना था कि उसका अपना बुटीक खुले, मगर घर के हालात सही नहीं थे। अभी बाहर एक बुटीक पर जॉब करती थी। बानी पीछे मुड़कर वहाँ खड़ी एक औरत जिसकी उम्र 45 साल और एक आदमी जिनकी उम्र 50 साल थी, उनको आरती का प्रसाद देती है। ये बानी के माँ पापा सीमा मिश्रा और वीरेंद्र मिश्रा। वीरेंद्र जी एक फैक्ट्री में काम करते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाते। उससे घर के खर्च नहीं चल पाता, इसलिए बानी जॉब करती है और घर का सारा खर्च बानी और उसके पापा चलाते हैं। दौलत के नाम पर बस इनका अपना घर। बानी जब 2 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए वीरेंद्र जी ने बानी की देखभाल के लिए सीमा जी से दूसरी शादी कर ली। सीमा जी दूसरी सौतेली माँओं की तरह तो नहीं थी, उन्हें बानी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बस उन्हें पैसों से बहुत प्यार था। क्योंकि बानी नौकरी करती है तो अपनी सारी सैलरी उन्हें लाकर देती है, इसलिए सीमा जी उससे ज़्यादा तो नहीं पर खुश रहती हैं। वहाँ से बानी एक कमरे में जाती है जहाँ एक लड़का जिसकी उम्र 15 साल थी, वो बिस्तर पर उल्टा सोया हुआ था। उसे बड़े प्यार से जगाती है। उठ जाओ बच्चा, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। बानी उस लड़के के सिर प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, ये बानी का भाई विहान है जो 10 क्लास में पढ़ता है। विहान वैसे तो बानी का सौतेला भाई था, लेकिन वो अपनी बानी दीदी से बहुत प्यार करता था। बानी अपने पापा के बाद सबसे ज़्यादा प्यार विहान से करती थी। गुड मॉर्निंग दीदी, वो लड़का उठकर बड़े प्यार से बानी को बोलता है और स्कूल के लिए तैयार होने चला जाता है। विहान के कमरे से निकलने के बाद बानी उसके बराबर वाले कमरे में जाती है। वहाँ एक लड़की जिसकी उम्र 21, वो बेड पर सो रही होती है। ये बानी की बहन सीमा जी की बेटी रिया थी। रिया भी देखने में सुंदर है पर बानी से कम थी।
रिया को सीमा और बीरन जी का बानी पर ज़्यादा ध्यान देना और उस पर नहीं, उससे ज़्यादा बानी का पूछना, यहाँ तक कि उसका अपना भाई उसे कुछ नहीं समझता था। इस वजह से रिया बचपन से ही बानी से बहुत जलती थी। बानी उसे उठाती है, रिया उठते ही बानी पर चिल्ला पड़ती है, तुमने मेरी नींद खराब कैसे की? तुम मेरे कमरे में आई ही क्यों हो? रिया गुस्से में बानी पर चिल्लाती है, क्योंकि बाहर सब तुम्हारे रास्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी बाहर आ जाओ। बानी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। बानी वहाँ से निकलकर अपने कमरे में जाकर तैयार होती है और नीचे जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ जाती है। बिहान और रिया भी वहाँ आ जाते हैं। बानी जल्दी से नाश्ता करके अपना बैग लेकर जाने लगती है, तभी उसे सीमा जी रोकती हैं और उसे लंच बॉक्स देती हैं। तुम्हारी सैलरी कब मिल रही है? सीमा जी बानी के सामने आकर उससे पूछती हैं। माँ, शायद आज मिल जाए। बानी अपना लंच बॉक्स अपने बैग में रखते हुए कहती है, शायद नहीं, भगवान से प्रार्थना करो आज ही मिल जाए। सीमा जी थोड़ा गुस्से में बोलती हैं। बानी ये सुनती है तो उसके हाथ लंच बॉक्स बैग में रखते हुए रुक जाते हैं। आप चिंता न करें माँ, सब कुछ ठीक होगा, बानी कहती है और सबको बाय बोलकर चली जाती है। घर से बाहर आकर वो एक ऑटो वाले को रुकती है और उसमें बैठकर चली जाती है। वो आपकी सौतेली बेटी है, आपके पति की पहली पत्नी की बेटी। आप उससे इतना प्यार क्यों जताती हो? मुझसे तो आप कभी इतना प्यार नहीं करती हो। रिया गुस्से में सीमा के पीछे से बोलती है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठी रहती, जॉब करती है और घर का खर्च चलाती है, तुम्हारी तरह काम चोर नहीं है। सीमा जी रिया को सुनाकर अंदर चली जाती हैं और रिया ये सुनकर बानी से और भी ज़्यादा नफरत करने लगती है। रायचंद पैलेस, एक बंगला जो पूरा का पूरा महल लग रहा था। उसका घर एक आलीशान कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर एक औरत आती है। उनकी उम्र 47 साल थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसे मेंटेन किया था कि 34-35 की लगती थी। ये हैं जया रायचंद। जया जी का अपना बुटीक था, रायचंद ब्रांड्स, जो दिल्ली का सबसे बड़ा बुटीक्स में आते थे। जया जी के पति सुधीर रायचंद अब इस दुनिया में नहीं है, बस उनका बेटा है, अब उनकी दुनिया है। जया जी देखती हैं कि सामने बेड पर एक लड़का जो पेट की ओर से उल्टा होकर सो रहा था। आधी चादर बेड से नीचे गिरी हुई है, आधी उस लड़के के ऊपर थी। ये लड़का भी ना बिल्कुल नहीं सुधर सकता, ऐसे कौन सोता है? जया जी उस लड़के को देखकर बोलती हैं। वो जाकर खिड़की से पर्दे को हटाती है, जिससे सूरज की रोशनी उस लड़के के चेहरे पर पड़ती है और वो कसमसाकर अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। मॉम प्लीज़ क्लोज द विंडो, वो लड़का बोलता है। जया जी उसके पास आती हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और उस लड़के को उठाकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आने को कहकर वहाँ से चली जाती है। यह है ऋषभ रायचंद, उम्र 26, लंबा कद, गोरा रंग, दमदार पर्सनैलिटी। ऋषभ अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर अपनी मॉम के बुटीक को ज्वाइन कर लिया था। जया जी अपने बुटीक को संभालती थी और ऋषभ ऑफिस में सारे काम को हैंडल करता था। ऋषभ को ऑफिस ज्वाइन किए 1 साल हो गया था। ऋषभ सिर्फ जया जी के सामने सीधा और शरीफ बंदा था, पर दूसरों के सामने गुस्से वाला एक इंसान जिसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ऋषभ जल्दी से तैयार होता तो ब्लू 3 पीस पहनकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और ऋषभ ऑफिस के कपड़े में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जया जी ऋषभ को देखकर उसके पास आकर उसे नज़र का टीका लगा देती हैं। ऋषभ उनकी इस हरकत का मुस्कुराकर देता है। ऋषभ, तुम्हारी वो डील थी मिस्टर खन्ना के साथ होनी थी, उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? जया जी नाश्ता करते हुए ऋषभ से पूछती हैं। मॉम, वो मान नहीं रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूँगा। ऋषभ मुस्कुराते हुए उनको बोलता है। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, जया जी बोलती हैं। वो दोनों अपना नाश्ता करते हैं, फिर जया जी अपने बुटीक के लिए, ऋषभ अपने ऑफिस चला जाता है। सर सिटी पैलेस मॉल, दिल्ली। बानी जिस बुटीक में काम करती थी वो सिटी पैलेस मॉल में 3री मंजिल पर था। बानी एक बुटीक में जाती है तो वहाँ पर एक लड़की जो बानी की उम्र की थी, वो बानी को आते देख खुश होते हुए उसके पास आती है। ये है बानी की सहेली दिशा। दिशा भी इसी बुटीक में बानी के साथ काम करती थी और दोनों एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ाई भी की थी। गुड मॉर्निंग, दिशा मुस्कुराते हुए बानी से बोलती है। वेरी गुड मॉर्निंग बानी,
प्यार से दिशा से कहती है। बानी उससे बातें करने के बाद चेंजिंग रूम में चली जाती है। बुटीक में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ का ड्रेस कोड था। बानी चेंज करके चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो उसने ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट जो लगभग उसकी थाई तक आ रहा था, उसके किनारे में गोल कट था, ले एक ब्लैक स्कार्फ जो गोल करके डाला था। शर्ट के लेफ्ट साइड उसके नाम का बैज लगा हुआ था और हाई पोनीटेल बनाई हुई थी। इस ड्रेस में भी बानी बहुत सुंदर लग रही थी। बानी के बाद वो दोनों शॉप पर आने वाले कस्टमर को अटेंड करने लगती हैं। रायचंद इंडस्ट्री, दिल्ली। अपने से निकलकर ऋषभ ऑफिस के अंदर आता है और उसे ऑफिस में आते देख सब उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ऋषभ सभी की तरफ हल्की सी मुस्कान देकर अपने केबिन की ओर चला जाता है। ऋषभ के अंदर जाते उस पर पर्सनल असिस्टेंट नितिन, जो ऋषभ का ही उम्र का था, केबिन के अंदर आता है। गुड मॉर्निंग सर, नितिन बोलता है। गुड मॉर्निंग नितिन, वो मिस्टर खन्ना वाली डील क्या हुआ, वो अभी तक माने या नहीं? ऋषभ अपना करते हुए नितिन से पूछता है। नहीं सर, वो डील के लिए नहीं मान रहे हैं, नितिन परेशान होते हुए कहता है। इतना सुनते ही कीबोर्ड पर ऋषभ की चलती हुई उंगलियां रुक जाती हैं, क्योंकि ये डील जया जी के लिए कितनी ज़रूरी थी ये बात ऋषभ बहुत अच्छी तरह से जानता था। मेरी दोपहर में मिस्टर खन्ना के साथ मीटिंग फिक्स करो, ऋषभ शांत पर कड़क आवाज़ में नितिन से बोलता है और केबिन से चला जाता है। बुटीक। बानी अपनी सैलरी की बात करने के लिए बुटीक के ऑनर की नेहा के पास उसके केबिन में जाती है। उसे आज कैसे भी सैलरी लेकर जाना था। मैं आई कम इन मैम? बानी केबिन का दरवाज़ा नॉक करके पूछती है। अरे बानी आओ, कोई बात है? बानी की नेहा बोलती है। अंदर परमिशन मिलने पर बानी अंदर आती है। यस मैम, हमें आज सैलरी चाहिए थी, हमें ज़रूरत थी, अगर आज मिल जाती तो बानी अटकते हुए बोलती है। यस ऑफ कोर्स, तुम्हारी सैलरी मैं आज दे दूँगी और तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम भी है, अगर तुम वो कर देती हो तो तुम्हें अलग एक्स्ट्रा भी पे मिलेगा। नेहा उससे बोलती है। थैंक यू मैम, हम वो काम कर देंगे। बानी ये बोलकर वहाँ से निकली। जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि सामने दिशा उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ, क्या वो मान गई? जल्दी बता, दिशा बेसब्री से उससे पूछती है। अरे रुक जा, सुपर फास्ट एक्सप्रेस। मैम सैलरी के लिए मान गई, सैलरी के लिए, और उन्होंने हमें एक काम भी बताया है, अगर हम वो कर देते हैं तो हमें उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलेगी। बानी खुश होते हुए कहती है। ये तो बहुत अच्छा है, दिशा खुश होते हुए कहती है और वो दोनों फिर से अपने काम में लग जाती हैं। होटल, दिल्ली। ऋषभ होटल पहुंचता है और वह सीधा अपने बुक टू टेबल पर जाता है। ऋषभ वहां पहुंचता है जहां लगभग 52 साल का एक आदमी बैठा था। यह है मिस्टर अनूप खन्ना, जिनसे ऋषभ अपनी बिजनेस डील करना चाहता है। उन्हें देखते ही ऋषभ का गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ऋषभ पता नहीं कब से उनसे ये डील करना चाहता था, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई कंडीशन रखते थे जिसे ऋषभ को मजबूरी में मानना पड़ता। लेकिन आज ऋषभ कन्फर्म करके आया था, वो आज कैसे भी ये डील करके रहेगा। हेलो मिस्टर खन्ना, आप कैसे हैं? ऋषभ अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है। हेलो मिस्टर रायचंद, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। अनूप जानकर व्यंग ऋषभ पर कसते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हूँ, आपकी परेशानी क्या है, आप क्यों वो डील नहीं करना चाहते? मैं हर बार आपकी हर कंडीशन को मानता हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरे डैड की आपकी कंपनी में शेयर्स नहीं होते तो आपसे डील कैसे करवानी है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताता। ऋषभ अपनी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोलता है। उसका गुस्सा देखकर मिस्टर खन्ना डर जाते हैं, लेकिन अपना डर चेहरे पर नहीं आने देते। मैं इस डील के लिए तैयार हूँ, लेकिन मिस्टर खन्ना बोल ही रहे होते हैं, तभी उनकी बात को बीच में काटकर ऋषभ बोलता है। लेकिन क्या? लेकिन मेरी एक शर्त है। तो दोस्तों, आज का पार्ट इतना ही, और आगे की कहानी मैं आपको अगले पार्ट में दूंगी, सेकंड पार्ट में। नहीं तो ये ही पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आप कल वेट करिएगा मेरे नए पार्ट का। धन्यवाद दोस्तों।